गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम जिस नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं वो है बायोलॉजी का, और वो है सेल यानी कोशिका। हम सेल या कोशिका को पढ़े उससे पहले बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटा लेते हैं। तो देखिए, पहला है बायोलॉजी। क्या है? पहला है बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। देखिए, बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। किनका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों का। जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी के फादर कौन कहलाते हैं? जनक कौन कहलाते हैं? यानी पिता कौन कहलाते हैं? तो बता दे कि बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। तो ठीक है, अरस्तु बायोलॉजी के पिता कहलाते हैं। दूसरे नंबर में है जूलॉजी। कौन सा है? जूलॉजी। दोस्तों, जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। सबको पता है, किंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित एवं मृत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जूलॉजी कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो बता दें, जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तु को ही कहते हैं। बहुत अच्छी बात है याद करने के दृष्टिकोण से कि भाई बायोलॉजी और जूलॉजी यानी कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के पिता कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है, अब तीसरा है बॉटनी। क्या है? बॉटनी। क्या है भाई? बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। देखिए, बॉटनी के अंतर्गत प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। किनका अध्ययन किया जाता है? प्लांट्स इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। उनके आकार की, उनके वृद्धि, उनके आंतरिक संरचना, इन सब का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? बॉटनी के अंतर्गत। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बॉटनी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किनका अध्ययन किया जाता है? वनस्पतियों की का। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, वनस्पति विज्ञान वह विज्ञान जो वनस्पति से संबंधित है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। तो ठीक है, वनस्पति का अध्ययन कर लेंगे। बॉटनी के पिता कौन कहलाते हैं? तो बता दें, बॉटनी का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ध्यान रखना, थियोफ्रेस्टस, भूलना नहीं, थियोफ्रेस्टस। बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? तो बता दें कि बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? थियोफ्रेस्टस। और जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का अरस्तु को, जूलॉजी का, जंतु विज्ञान का अरस्तु को, लेकिन बॉटनी का थियोफ्रेस्टस को। तो ठीक है, ये हो गए बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी। अब आते हैं सेल यानी कोशिका पे। देखिए, यहां लिखा है सेल यानी कोशिका। दोस्तों, सेल का मतलब होता है, सेल का अर्थ होता है छोटे छोटे कमरे। क्या होता है? छोटे छोटे खाली कमरे। छोटे कमरे। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है छोटे छोटे कमरे या छोटे छोटे कक्ष या छोटे छोटे कोष्ठक। इन्हें छोटे छोटे कमरे इसलिए कहते हैं, और इन छोटे छोटे कमरे के आधार पर इसका नाम सेल पड़ा। सेल का मतलब ही होता है छोटे छोटे कमरे या छोटे छोटे कोष्ठ, छोटे छोटे कक्ष। जब सेल को सबसे पहले 1665 ईस्वी में, कब? जब सेल को सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने देखा। किसने देखा? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने देखा। रॉबर्ट हुक। ठीक है, जब सेल को सबसे पहले 1665 ईस्वी में स्वयं के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के माध्यम से जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा तो पाया कि कोशिका मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है कोशिका? मधुमक्खी के छत्ते के समान। मधुमक्खी के छत्ते के समान।
अब आप मधुमक्खी के छत्ते को तो देखोगे, कुछ ऐसे रहती है। मधुमक्खी के छत्ते जो होते हैं कुछ ऐसे रहते हैं, इस टाइप के मधुमक्खी के छत्ते रहते हैं। तो जब रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले स्वयं के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के माध्यम से कोशिका को देखा तो पाया कि कोशिका कई सेलों में, यानी कि कई कोष्ठों में, कई छोटे छोटे कमरों के रूप में बटी हुई है, जो कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देती है। कोशिका कई सेलों में बटी होने के कारण कोशिका का आकार सेलों जैसे, कमरों जैसे या सेल्स की तरह होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया? इसका नामकरण कर दिया गया सेल। क्या कर दिया गया? सेल। तो ठीक है, हमने जाना कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, बता दें। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और यही कारण है कि रॉबर्ट हुक को कोशिका का पिता माना जाता है। कोशिका का पिता किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। एक चीज अब जो कोशिका है, कोशिका की परिभाषा क्या है, कोशिका का अर्थ क्या है, इस पर चर्चा करें। देखिए, कोशिका का अर्थ है कोष्ठक या कक्ष, जो हमने पहले बताया। लेकिन जो कोशिका की परिभाषा है, कोशिका की परिभाषा के अंतर्गत हम इसे इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि कोशिका जीवन की अत्यंत सूक्ष्मतम, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कैसी इकाई होती है कोशिका? कोशिका जीवन की अत्यंत सूक्ष्मतम, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक इकाई होती है। तो ठीक है, कोशिका जीवन की या जीवधारियों की अत्यंत सूक्ष्मतम, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। एक कोशिका की क्या हो गई? परिभाषा हो गई। कोशिका में एक विशेष क्वालिटी होती है, विशेष गुण होता है, और वो है स्वतः जनन की सामर्थ्य। क्या होता है? कोशिका में स्वतः जनन की सामर्थ्य होती है। क्या होता है? स्वतः जनन, स्वतः जनन की क्षमता। कोशिका ऐसी इकाई होती है, ऐसी यूनिट होती है जिसमें स्वतः जनन की, स्वयं को जन्म देने की क्षमता होती है। कोशिका जीवधारियों की कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं सूक्ष्मतम इकाई होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि कोशिका को जीवधारियों की सूक्ष्मतम, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, कोशिका को जीवन की सूक्ष्मतम इकाई इसलिए कहा जाता है, जीवधारियों की सूक्ष्मतम इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। अब लिखा है कार्यात्मक। इसे कार्यात्मक क्यों कहा जाता है? तो इसे कार्यात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिकाओं के कार्य से ही, जब कोशिका एक्टिविटी करती है, कोशिका अपने आकार में, कोशिका अपने स्वरूप में, अपनी संख्याओं में वृद्धि करती है, तभी जाकर के जीव का विकास होता है, जीव का डेवलप्ड होता है। और यही कारण है कि कोशिका को जीवधारियों की कार्यात्मक इकाई कहा गया है। अब रही बात संरचनात्मक इकाई की, किस कोशिका को संरचनात्मक इकाई क्यों कहा गया है? तो कोशिका को संरचनात्मक इकाई इसलिए कहा गया है कि क्योंकि कोशिकाओं से मिलकर के ही शरीर का निर्माण होता है। यही कारण है कि कोशिका को जीवधारियों की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से मकान को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, ये ईंट है, क्या है? ये ईंट लगे हुए हैं, एक दीवार बना हुआ है, ठीक है। तो जिस प्रकार से दीवारों को या मकान को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, यानी कि मकान के संरचना में ईंटों की अहम भूमिका होती है। ठीक उसी प्रकार जीव के निर्माण में या जीव के शरीर के निर्माण में कोशिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि कोशिकाएं संरचनात्मक रूप से कार्य करती हैं। संरचनात्मक इसलिए कहते हैं कोशिकाओं को क्योंकि कोशिका शरीर का निर्माण करती हैं, जीवन का निर्माण करती हैं। जिस प्रकार से मकान के निर्माण के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से शरीर के निर्माण के लिए भी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है।
ये क्या है? ये कोशिकाएं हैं जो मानव शरीर का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं, मानव शरीर का निर्माण करती हैं। यानी कहने का मतलब कोशिका के बिना जीवन संभव ही नहीं। विदाउट कोशिका, विदाउट सेल लाइफ की संभावना है ही नहीं, मतलब लाइफ इम्पॉसिबल है। तो चलिए अब देखिए, हमने कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई इसलिए कहा क्योंकि कोशिकाओं से मिलकर के ही शरीर यानी कि जीवन का निर्माण होता है। देखिए, कोशिका से टिश्यू का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? टिश्यू का निर्माण होता है। यानी कि कई सेल्स आपस में मिलकर के टिश्यू यानी कि ऊतकों का निर्माण करते हैं और ऊतक मिलकर के आर्गन बनाते हैं और आर्गन से फिर क्या होता है? पूरे बॉडी का निर्माण होता है। कुछ इस प्रकार से, जैसे ये हो गया सेल। अब सेल्स से किसका निर्माण होता है? यानी कि एक ही प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर के टिश्यू का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? टिश्यू का। ठीक, टिश्यू का निर्माण करती है। अब टिश्यू आपस में मिलकर के ऑर्गन का निर्माण करती हैं, ऑर्गन का। और ऑर्गन्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? पूरा बॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पूरा बॉडी बनाते हैं। तो ठीक है, पहले छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, एक समान कोशिकाएं आपस में मिलकर के टिश्यू यानी कि ऊतक का निर्माण करती हैं, और ये ऊतक वृद्धि करके यानी कि विकास को प्राप्त करके ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, यानी कि अंग बनाते हैं, और कई अंग आपस में मिलकर के पूरा शरीर बनाते हैं। क्या करते हैं? पूरा शरीर बनाते हैं। तो ठीक है, हमने देखा कि एक ही प्रकार की कोशिका, एक ही प्रकार के सेल्स आपस में मिले और टिश्यू का निर्माण हुआ, और टिश्यू विकास को प्राप्त करके ग्रोथ करके ऑर्गन्स का निर्माण किया, और ऑर्गन्स से फिर क्या बना? पूरा बॉडी बना, पूरे शरीर का, पूरे काया का निर्माण हुआ, कायाकल्प हुआ। तो ये तो हो गई कोशिका की बात। हमने बताया था कि कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और यही कारण है कि रॉबर्ट हुक को कोशिका का पिता कहा जाता है। दोस्तों एक चीज और, कोशिका का जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो बता दें कि कोशिका का जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। पूछता रहता है कि बताइए कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, हम सेल्स को पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो बताएंगे कि साइटोलॉजी कहते हैं। चलिए ठीक है, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोज करके दिखा दिया। अब समय आता है 1674 ईस्वी का। कब? 1674 ईस्वी का समय आता है। एक मान्यवर आते हैं जिनका नाम है एंटोनी लीवेनहॉक। एंटोनी लीवेनहॉक। ध्यान रखना कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जब सबसे पहले कोशिका की खोज की थी तो उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। किस कोशिका की खोज की थी दोस्तों? मृत कोशिका की खोज की थी, मरी हुई कोशिका को देखा था। लेकिन जब 1674 ईस्वी का समय आया तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने स्वयं के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जीवित कोशिकाओं को खोजा। किनको खोजा? जीवित कोशिकाओं को। जीवित कोशिका। आज से पूछा जा सकता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो बता देंगे कि एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। कब की थी? तो बता देंगे 1674 ईस्वी में की थी। पूछा जा सकता है कि कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? तो बता देंगे रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका का सबसे पहले खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन जब पूछ दे मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। पूछ दे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तुरंत बताएंगे एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की तो खोज की, लेकिन किस रूप में की? तो बता दें कि एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु
जीवाणु, प्रोटोजोआ, 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 आरबीसी, आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, और स्पर्म, स्पर्म के रूप में की थी। तो ठीक है, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को खोजा था। किस रूप में खोजा था बता दे, जीवाणु के रूप में खोजा था, प्रोटोजोआ के रूप में खोजा था, आरबीसी के रूप में खोजा था, लाल रक्त कणिकाओं के रूप में खोजा था, और स्पर्म के रूप में खोजा था। यही कारण है कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया का खोजकर्ता किसे माना जाता है बता दे, एंटोनी वान लीeuwenhoek को माना जाता है। पूछा जा सकता है कि जीवाणु विज्ञान का पिता किसे माना जाता है, तो बता देंगे कि एंटोनी वान लीeuwenhoek को माना जाता है। ठीक, कोशिका के विभिन्न अंगों के आविष्कार को लेकर, कोशिका से जुड़ी आविष्कार को लेकर के लोगों में, वैज्ञानिकों में होड़ सी लग गई। क्या हो गया? होड़ सी लग गई, क्योंकि कोशिका मार्केट में नया आया हुआ था। तो ठीक है, हमने देखा 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा, मृत कोशिका को खोजा था, किंतु फिर भी कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक को ही माना जाता है। 1674 ईस्वी का समय आता है, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को खोजा था। अब 1831 का समय आता है। कौन समय आता है? 1831 का। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक पहुंचते हैं। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक 1831 में पहुंचे। रॉबर्ट ब्राउन है ना, रॉबर्ट हुक मत समझ लेना, रॉबर्ट ब्राउन। दोस्तों 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक पहुंचे और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर रॉबर्ट हुक दादा भाई ने कोशिका की खोज की है और एंटोनी वान लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की है, तो हम भी कुछ करके दिखाएंगे कोशिका के संदर्भ में ही। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में पादप कोशिका में सबसे पहले केंद्रक की खोज की। किसकी खोज की? पादप कोशिका में केंद्रक की खोज की, केंद्रक को खोजा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रक का कोशिका के केंद्रक का खोजकर्ता किसे माना जाता है, तो बता देंगे कि रॉबर्ट ब्राउन को माना जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक की खोज की। किसकी खोज की थी? केंद्रक। अब समय आता है 1838-1839 का। 1838 ईस्वी और 1839 ईस्वी, ये दोनों ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1838 ईस्वी में स्लाइडेन नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं और उन्होंने पादप कोशिका से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पादप कोशिका, प्लांट सेल, पादप कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी कि पादप कोशिका से संबंधित सिद्धांत दिया। इसके बाद 1839 में स्वान आते हैं। कौन आते हैं? स्वान आते हैं और इन्होंने जंतु कोशिका का सिद्धांत दिया। और दोनों ने आपस में मिलकर के कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। कहने का मतलब 1838 ईस्वी में स्लाइडेन नामक एक वैज्ञानिक ने, किसने? स्लाइडेन नाम के एक वैज्ञानिक ने पादप कोशिका से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो 1839 ईस्वी में स्वान नाम के एक वैज्ञानिक ने जंतु कोशिका से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन दोनों ने संयुक्त रूप से 1838-39 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक स्पष्टीकरण प्राप्त होता है। अब इन दोनों वैज्ञानिकों ने, स्लाइडेन एवं स्वान, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अपने कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत बताया कि जीव जंतुओं, पादपों, वनस्पतियों सभी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है।
किससे मिलकर के बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और जीवन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका।